आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 8th स्टैंडर्ड की यानी कि 8वीं की कक्षाओं के लिए सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट जो है हमारे सामाजिक और राजनीतिक जीवन से यानी कि पॉलिटिकल साइंस से। और आज हमारी वर्कशीट का नंबर है 10 और आज हमारी डेट है यानी कि तिथि है 28 अक्टूबर। तो आज हम संविधान की और कुछ खास चीज़ों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मुख्य लक्षण 3। अभी हमने पढ़ लिया है कि संविधान को बनाया, कब बनाया, किसने बनाया, किन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, विविधता क्या है, भेदभाव क्या है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ खास बातें अपने संविधान के बारे में और वो खास बात है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार क्या है? सबसे पहले मौलिक अधिकार शब्द मौलिक में जो मौलिक शब्द है इसमें मूल शब्द है। मूल शब्द से मौलिक शब्द बना है। मूल मतलब होता है जड़, मतलब हमारे जीवन के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है। ऐसे अधिकार हमें दिए हैं संविधान ने, मतलब भोजन पानी की बात नहीं कर रहे हैं, अधिकारों की बात कर रहे हैं। तो मूल अधिकार हमें हमारे संविधान ने दिए हैं। तो क्यों दिए हैं? इसलिए दिए हैं कि अगर राज्य शक्तिशाली बन जाता है या कोई सत्ताधारी जो राज्य में शासक बनता है वो अपनी सत्ता का दुरुपयोग करके नागरिकों के अधिकारों को छीन ना सके, इसलिए संविधान ने इन अधिकारों को लिखकर हमें दिया है ताकि कोई भी इनका दुरुपयोग ना कर सके, इन अधिकारों का, इस ताकत का। और संविधान ने राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा भी करता है। मतलब संविधान ने ये तो लिख ही दिया है कि ये मूल अधिकार हैं नागरिकों के, साथ में ये बताने के साथ साथ अगर कोई व्यक्ति या कोई सत्ताधारी या राज्य व्यक्ति के अधिकारों को छीनने की कोशिश करता है या दुरुपयोग करने की कोशिश करता है तो संविधान ने उसके बचाव के लिए भी उपाय रखे हैं, जिसे हम जानते हैं संवैधानिक उपचारों के नाम से। इसमें होता ये है कि अगर राज्य हमारे अधिकारों को छीनने की कोशिश करता है तो हम न्यायालय जा सकते हैं और वहाँ पर मुकदमे के ज़रिए से, शिकायत के ज़रिए से वापस अपने अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं और यही होता है संवैधानिक उपचार। यहाँ पे लिखा है ना, सभी नागरिकों को मौलिक अधिकारों के हनन होने पे, हनन का मतलब छीने जाने पर अदालत जाने की स्वतंत्रता है। तो क्या और भी अधिकार हैं हमारे पास इसके अलावा? हाँ, तो हमारे पास इसके अलावा और 5 अधिकार भी हैं, तो कुल हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि मौलिक अधिकारों के अलावा संविधान में एक और खंड भी है जिसे हम नीति निर्देशक तत्वों के नाम से जानते हैं, जिसका उद्देश्य राज्य में सामाजिक आर्थिक सुधार लाना है। लेकिन उसे हम शायद अगली वर्कशीट में पढ़ेंगे। इस वर्कशीट में हम आज पढ़ रहे हैं सिर्फ मौलिक अधिकार के बारे में। तो हमारे मूल अधिकार जो हमें मिले हैं उनमें सबसे पहले मिला है समानता का अधिकार, यानी कि सभी को समान माना जाएगा, धर्म, जाति या लिंग के आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, जो हम भेदभाव के बारे में पिछले भी पढ़ रहे थे। तो कानून में, माफ़ी चाहती हूँ, संविधान में ये कानून बना दिया गया है, ये नियम बना दिया गया है कि सब लोग कानून की निगाह में बराबर हैं। आपने देखा है ना, अदालतों में कानून की देवी होती है, उसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है कि भाई मुझे, मेरी निगाह में मुझे कोई अलग नहीं दिखाई देता, मेरे लिए सब एक जैसे हैं, किसी को भी वो स्पेशल या विशेष निगाहों से नहीं देखते हैं। दूसरा है मुख्य स्वतंत्रता का अधिकार। हमें पूरी आज़ादी है बोलने की, घूमने फिरने की, अभिव्यक्ति करने की, सभा या संगठन बनाने की और देश के कहीं भी किसी भी भाग में आने जाने के साथ रहने, खाने पीने और व्यवसाय, पेशा या कारोबार करने की। मतलब हमें बोलने की, सभा संगठन करने की, देश में कहीं भी आने जाने की, व्यापार करने की, रहने और धन कमाने की पूरी तरह से स्वतंत्रता है। अब है तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर हमारा कोई शोषण करता है तो हमें उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का अधिकार मिला है। उदाहरण के लिए, जैसे मैंने आपको पिछली वर्कशीट्स में भी बताया था कि 14 साल तक के बच्चों को पढ़ाई करने के लिए स्कूल भेजना ये एक
आवश्यक अनिवार्य तत्व है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो जेल हो सकती है। और अगर कोई व्यक्ति बच्चों को मजदूरी पर रख ले, जो 14 साल तक के बच्चे हैं, तो उसे बाल मजदूरी माना जाता है और जो व्यक्ति ऐसा करता है उस व्यक्ति को भी जेल हो सकती है। तो अगर ऐसा होता है तो बच्चे खुद भी बता सकते हैं कि उनके साथ ऐसा हो रहा है, तो उन पर पुलिस कार्यवाही करेगी। तो ये किसके तहत करेगी? संविधान ने हमें अधिकार दिया है शोषण के विरुद्ध, उसके तहत। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का भी हमें अधिकार है। हम जिस मर्जी उस धर्म को अपना सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको और एक खास बता दूं कि भारत किसी भी धर्म को, किसी भी विशेष धर्म को अपनी तरफ से फैलाने का प्रयास नहीं करता। जो जिस धर्म का व्यक्ति है वो उस धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है और उस धर्म को प्रचार प्रसार करने के साथ किसी भी धर्म को अपना भी सकता है। लेकिन भारत अपने तरफ से किसी भी धर्म को फेवर नहीं करता है, उसका पक्ष नहीं लेता है, ना ही उसको फैलाने की कोशिश करता है राजनीतिक स्तर पर। और क्योंकि भारत राज्य के स्तर पर, देश के स्तर पर किसी धर्म का पक्ष नहीं लेता, किसी धर्म का प्रचार प्रसार नहीं करता, इसीलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य भी है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। 5वां है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। मतलब हमें पूरे तरीके से ये अधिकार है कि हम अपनी अपनी संस्कृति का पालन कर सकें, उनकी रक्षा कर सकें और हम जहां मर्जी वहां भारत के किसी भी कोने में जाकर किसी भी शिक्षा संस्थान में अपनी काबिलियत के अनुसार उसमें भाग ले सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। साथ ही हम कोई भी शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। जैसे स्कूल एक शिक्षा संस्थान है, कॉलेज एक शिक्षा संस्थान है, तो ऐसी कोई भी चीज़ आप शुरू कर सकते हैं जिसमें और लोग आकर शिक्षा ग्रहण करें। तो ये थी कुछ खास बातें। हमारे 6 मौलिक अधिकार, मूलभूत अधिकार के नाम से भी हम इसे जानते हैं। फिर हेडिंग दी गई है धर्मनिरपेक्षता, जिसके बारे में मैंने आपको अभी अभी बताया था। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य द्वारा किसी एक धर्म को राज्य के धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं दिया जाता है। यहाँ सभी धर्म बराबर हैं। क्योंकि यहाँ सभी धर्म बराबर हैं, इसीलिए भारत धर्मनिरपेक्ष है। निरपेक्ष मतलब वो किसी का भी पक्ष नहीं लेता है, धर्म किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेता है। कौन? भारत। तो अब हमें इन्होंने कहा है 5 नाम बता दिए हैं और इन्होंने हमसे कहा है कि इन उदाहरणों को पढ़िए और बताइए कि कौन से अधिकार के अंतर्गत आएगा। अगर हमें अपने दोस्तों के साथ पढ़ना, खेलना, खाना खाना, इन सब चीज़ों की आज़ादी है, तो किसके अंतर्गत है? ये है समानता का अधिकार। हम ये सब कर सकते हैं समानता के अधिकार के तहत। और जब हम बात कर रहे हैं कि मुझे देश के किसी भी राज्य में निवास करने का अधिकार किसके तहत प्राप्त है? स्वतंत्रता के अधिकार के तहत। 14 साल से कम होने पर अगर हमसे कोई मजदूरी करवाता है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? शोषण के विरुद्ध अधिकार का। अगर चौथे प्रश्न की चौथे लाइन की बात करें तो धर्म को मानने और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता हमें किसके अनुसार मिलती है? धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार के अनुसार। फिर हम बात कर रहे हैं संस्कृति की रक्षा और विकास का अधिकार, तो ये हमें मिलता है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार के अंतर्गत। अब हमसे पूछे गए हैं छोटे छोटे 4 प्रश्न, जिनके देने हैं हमें उत्तर। सबसे पहले मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार किसे कहते हैं? ये हमारे मूलभूत अधिकार हैं और स्वतंत्र भारत में राज्य द्वारा सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए नागरिकों को अधिकारों को संविधान में लिखा गया है, निहित किया गया है और इन्हीं को हम कहते हैं मौलिक अधिकार। ये हमारे मूलभूत अधिकार होते हैं। भारत में नागरिकों को कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो हमें 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। फिर भारत धर्मनिरपेक्ष क्यों कहलाता है? क्योंकि भारत किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेता है। आप इस प्रश्न को लिखते हुए जरा ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष आएगा, र गायब हो गया है, ठीक करके लिखिएगा। धर्मनिरपेक्ष क्यों कहलाता है? क्योंकि भारत किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेता है, किसी भी एक धर्म को राजधर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता है, इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। उसके बाद नागरिकों के मौलिक अधिकार क्यों आवश्यक हैं? तो इसकी चर्चा करने से पहले मैं आपसे करना चाहती हूँ एक छोटी सी रिक्वेस्ट।
अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपकी वीडियो के नीचे आ रहा है एक रेड कलर का निशान जिस पर लिखा है सब्सक्राइब, उसे क्लिक कर देंगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा। चैनल को सिर्फ एक ही बार सब्सक्राइब करना है। इन वीडियोज़ को बनाने में बहुत मेहनत लगती है और जब आप सब्सक्राइब करते तो हमें बहुत अच्छा लगता है और हमारा हौसला बढ़ता है। तो वीडियोज़ को लाइक करना भी आप बिल्कुल भी ना भूलें। तो अभी हम बात कर रहे थे चौथे प्रश्न की कि मौलिक अधिकार क्यों आवश्यक हैं। तो इसका उत्तर है मौलिक अधिकार इसलिए आवश्यक हैं ताकि राज्य या सत्ताधारी व्यक्ति द्वारा सत्ता का यानी कि उसके पास जो ताकत है उसका दुरुपयोग ना किया जा सके और हमारे अधिकारों को छीना ना जा सके, इसलिए मौलिक अधिकारों की ज़रूरत है। तो ये थी आज की अच्छी सी प्यारी सी छोटी सी पर बहुत ही नॉलेज वाली वर्कशीट। फिर मिलते हैं ऐसी ही अच्छी सी प्यारी सी वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए